हेलो फ्रेंड्स। क्या हाल चाल है आप सभी के। जैसा कि हमने हिस्ट्री का कल से बैच स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आई होप जिन्होंने भी रिक्वेस्ट करी थी हिस्ट्री पढ़ने के लिए और उन्होंने उस वीडियो को पूरा देखा है, ठीक है। और अगर उस वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर देखिएगा। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद की चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये तो रहा अपना वीडियो के बारे में। दूसरा, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, कुछ ज़रूरी बातें जो कि मुझे आपसे करनी है। पहली बात तो ये गाइस, देखो मैं ये बात ना ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में बताता हूँ कि मोस्टली जो एस्पिरेंट्स हैं ना, वो लोग नोट्स के लिए भाग रहे हैं इधर से उधर, ठीक है। वो लोग खुद पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। मतलब आप एक ऑफिसर बनना चाह रहे हो, एक आईएएस ऑफिसर, जो कि अगर मैं बात करूं इंडिया की, कम से कम इंडिया में टफेस्ट एग्ज़ाम है, ठीक है, टॉप मोस्ट पर वो एग्ज़ाम आता है, सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। उस एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहते हो और आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो कोशिश कि हम दूसरे के बनाए हुए नोट्स से पढ़ाई कर लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप पढ़ना नहीं चाहते हो, आप डेडिकेशन कंसिस्टेंसी नहीं रखना चाहते हो, ठीक है, तो देखो, आप दूसरे के नोट्स से कितनी ही पढ़ने की कोशिश कर लो, आप नहीं पढ़ सकते, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप रट लोगे, शायद आप एग्ज़ाम क्रैक कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं आप फेल हो जाओगे। देखो, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, बट ये सच है। मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइज, आप कहीं से भी पढ़ो, ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म, कुछ भी करो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन खुद से पढ़ाई करो, किसी की नोट्स मत खरीदो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम फेसबुक पे हर जगह लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप सेल कर रहे हैं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड करिए, ऐड हो जाइए 99 रुपीज़ में, 200 रुपये में, 199 रुपये में, ठीक है। हम आपको एनसीईआरटी सीरीज, समरी, बुक्स, पीडीएफ्स ये सब देंगे। तो आप ये देखो कि आप लोग, अगर आप ये सब चीज़ें खुद से नहीं कर सकते हो तो आप ऑफिसर तो क्या बनोगे, ये तो बात की बात है। तो आप ये सारी चीज़ें खुद से करो। आप ये नोट्स के पीछे देखो, जैसा कि आप पढ़ने वाले हैं, नोट्स खरीदने वाले हैं, ठीक है, वैसे ही लोगों ने बेचना भी स्टार्ट कर दिया है। तो उनकी बात नहीं कर रहा जो लोग इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन चीज़ों की कि आप ये सब चीज़ें बंद कर दो। आप जब तक खुद से पढ़ाई नहीं करोगे, आपके पास नॉलेज, आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत करवाएगी, किसी के बनाए हुए नोट्स आपका सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसके पीछे भागना बंद करिए, नोट्स के पीछे, ठीक है। दूसरी बात मुझे आपसे ये करनी थी कि गाइस देखो, आज के टाइम में ना हर एक प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। आप इवन इवन आप देखो, छोटे छोटे बैचेस ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं जो कि बोलते हैं 500 रुपये, 1000 रुपये में आपको लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, वीडियोस मिलेंगे। तो ठीक है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग इन चीज़ों को बाई करके पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन एस्पिरेंट्स से जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वीक होते हैं, ठीक है, और वो कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मैं ये सीरीज़, ये जो कंटेंट है लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। वो लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, ठीक है, और पूरा कंटेंट मिलेगा। मैं अगर आपको बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी सब्जेक्ट को लेके अगर 15 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और अगर मान लो हिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री में अगर 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो मैं हिस्ट्री में आपको इतना कवर करवा दूंगा कि एटलीस्ट आप 10 क्वेश्चंस तो करेक्ट कर ही लोगे, ठीक है। इतना आपको इन वीडियो से सीखने को और पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इतनी सी बात करनी थी कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग, आप यहाँ से इस हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारा चैनल अभी 250 सब्सक्राइबर, इवन बहुत कम है, ठीक है। तो आप अगर सपोर्ट करना चाहो तो आप सपोर्ट करिए, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, ठीक है, ताकि उन बच्चों तक हमारे इस वीडियोस चैनल के वीडियोस पहुंच सकें जो लोग ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं पैसे देकर, ठीक है। तीसरी बात गाइज, मैं ये बात कर रहा था आपसे कि इंग्लिश, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन प्रोसेस बहुत स्लो है, ठीक है। ये मान लीजिए ना के बराबर है। तो आपको हिंदी मीडियम से मैं बस रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी। एनी हाउ आप ये सोच रहे हो कि आप हिंदी में पेपर तो चलो आप दे लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे वो पर्सनालिटी इंटरव्यू, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे नेशनल लेवल पे, चाहे आप किसी के सामने बैठो, अगर आपको अपना इंप्रेशन, अपनी नॉलेज रखनी है तो आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना आना चाहिए, इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए, इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। तो इतनी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। ये 3 कंसेप्ट थे जो कि मुझे आपसे डिस्कस करने थे, जो कि मैं एस्पिरेंट्स के अंदर देख रहा हूँ, एस्पिरेंट्स जो चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। और बंद करो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में ज्वाइन होना, फेसबुक पर ऑनलाइन रहना। आप अपनी पढ़ाई, जो उसको ऑफिसर बनना है ना, वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें, हमारी बात खत्म हो गई, अब मैं शुरू करता हूँ वीडियो,
ठीक है, वीडियो से स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे रीजंस फॉर द डिक्लिनेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिस वजह से जो मुगल एम्पायर है उसका डिक्लिनेशन, उसका खत्म हो गया, उसका पतन हो गया। ठीक है, और मुगल एम्पायर खत्म होता चला गया धीरे धीरे, किन किन बहुत सारे रीजंस थे जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं, पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बाबर, जिन्होंने 1526 में, ठीक है, 1526 में इस मुगल एम्पायर को खड़ा किया था। ठीक है, उसके बाद मुगल एम्पायर को खड़ा किया, उसके बाद 1526 के बाद एक दिल्ली एम्पायर था, ठीक है, जिससे बाबर ने लड़ाई करी, एक वॉर किया और दिल्ली एम्पायर को जीता, और दिल्ली एम्पायर को कन्वर्ट कर दिया उन्होंने मुगल एम्पायर में। ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मुगल एम्पायर था, बाबर ने मुगल एम्पायर को खड़ा कर दिया। ठीक है, उसके बाद फेज वन हमने हमने 4 फेज की बात करी थी। फर्स्ट फेज में था कि मुगल एम्पायर कैसे बना, ठीक है, मुगल एम्पायर के बारे में चीजें बताई थी। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि मुगल एम्पायर के कैसे टुकड़े हुए। मैंने आपको 6 राजा बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था बादशाह के बारे में। इसमें मैंने बताया था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब तक ये जो 6 राजा थे ये स्ट्रांग थे काफी। ठीक है, इनको राजपाट चलाने की, संभालने की कहीं ना कहीं इनको नॉलेज थी, इनके पास वो क्षमता थी सोचने समझने की, इनके पास वो ताकत थी, दिमाग था। लेकिन औरंगजेब के बाद जो और राजा बने, उसके बाद वो लोग इतने पावरफुल इतने नहीं थे, उनकी जो वो लोग बहुत वीक थे जो और राजा थे, और वो इस मुगल एम्पायर को नहीं संभाल पाए। ठीक है, तो औरंगजेब के साथ साथ इस मुगल एम्पायर का एंड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरे फेज में मैंने बात करी थी कि ब्रिटिशर्स जो देखो टुकड़े होना स्टार्ट हो गए, मैंने आपको ये बताया। उसके बाद ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। ठीक है, वो आए थे किस मोटो से आए थे, वो आए थे ट्रेडिंग के अनुसार। ठीक है, कि हम भाई जाएंगे और वहां पर इंडिया में जाके ट्रेडिंग करेंगे। और ट्रेडिंग करने की मतलब, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, वो किन चीज़ों से अट्रैक्ट हुए थे, उन्होंने देखा कि मुगल एम्पायर काफ़ी अमीर है, ठीक है, उसके पास पैसा बहुत है और वो ट्रेडिंग करता है, और ट्रेडिंग के साथ साथ वो जो पैसा कमाता है वो अपनी आर्मी पे लगाता है। ठीक है, और वो अट्रैक्ट हुए थे अपने इंडिया में जो मसाले वगैरह की खेती वगैरह होती है उन सब चीज़ों से अट्रैक्ट हुए, और वो आए थे ट्रेडिंग का मोटो लेकर। ठीक है, ट्रेडिंग का मोटो लेकर इंडिया में आए थे, उद्देश्य लेकर। ठीक है, लेकिन जब वो ऐसी चीज़ें देखते चले गए, सीखते चले गए कि भाई मुगल एम्पायर के टुकड़े हो रहे हैं, चीज़ें खत्म हो रही हैं, ये लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो उन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, राज करना शुरू कर दिया। ठीक है, हमारे देश पर राज करना शुरू कर दिया। और उसके बाद मैंने आपको फेज 4 में बताया था कैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इंडिपेंडेंस वॉर बिगिन किया उनके खिलाफ, और 1947 तक उन अंग्रेजों को भगा दिया। तो ये हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, औरंगजेब के बारे में मैंने बताया था औरंगजेब ने ऐसी क्या क्या चीज़ें करी, ठीक है, जिस वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लिनेशन हुआ, डिक्लिनेशन यानी पतन हुआ। ठीक है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि मुगल एम्पायर, देखो मुगल एम्पायर के पास पैसा बहुत था, लेकिन मैंने औरंगजेब की अगर मैंने बात करी, मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब ना बहुत लालची था। ठीक है, ये हमारा क्विक रिवीजन हुआ। फिर मैंने आपको ये बताया था औरंगजेब बहुत लालची था, वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं रहता था, वो बहुत ज्यादा ग्रीडी था। ठीक है, तो वो उसका, जैसे मैंने आपको बताया था मैप में, जैसे कि ये हमारा, अगर मैं मैप की बात करूं, ठीक है, और ये हमारे अगर इस मैप की बात करूं तो ये पूरा पूरा मुगल एम्पायर था ना, नॉर्थ साइड इसका लगभग लगभग ये पूरा था, बहुत बड़ा एम्पायर था इसका। और इधर मैंने आपको बताया था ये मराठास, ठीक है, गोलकोंडा और भी मैंने चीज़ें बताई थी आपको, मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, बीजापुर मैंने आपको बताया था। तो इधर जो था ना, तो वो जो औरंगजेब था ना, वो क्या चाहता था कि ये तो हमारे हिस्से में है पूरा इलाका, हम इस साउथ के हिस्से पर भी कब्जा करेंगे, इसको भी जीतेंगे। तो औरंगजेब ने क्या किया था, एक वॉर स्टार्ट किया मराठास के, गोलकोंडा के या बीजापुर, इन सब लोगों के साथ वॉर स्टार्ट किया। और वॉर स्टार्ट जब हो गया तो कम से कम 20-25 साल, 24-25 साल करीब वॉर चला। अब 24-25 साल एक अच्छा टाइम पीरियड होता है, उसमें उस औरंगजेब ने क्या किया, अपने सारा जितना भी पैसा था ना वो सारा उस वॉर में लगा दिया, अपनी सारी आर्मी उस वॉर में लगा दी। और जब वो सारी चीज़ें उसने यहाँ पर लगा दी तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली और आर्मी को दोनों से लेकर वो कमज़ोर इधर होने लगा ना। और इसके आगे यहां तक तो मैंने आपको सारी चीजें बताई थी लास्ट वीडियो में, आई होप आपको रिवाइज हो चुका होगा। अब मैं इसके आगे शुरू कर रहा हूं कि और भी क्या रीजंस थे, डिटेल में बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब 1658 से 1707 किंग ऑफ मुगल एम्पायर, औरंगजेब का जो राज करने का, जो राजा बने रहने का जो टाइम पीरियड था वो 1658 से 1707 था। 1707 के बाद जो औरंगजेब की वो डेथ हो गई थी। ठीक है, और और मुगल एम्पायर का जो एंड हुआ, डिक्लेरेशन हुआ, वो क्यों हुआ था, वो हुआ था उसकी पुरानी पुअर पॉलिसीज और स्कीम्स की वजह से, उसके लालचीपन की वजह से उस मुगल एम्पायर का एंड हुआ था।
मैंने आपको बताया था, ये मैप आप देखिए सामने, ये मैंने मैप बनाया हुआ है, यहाँ पर मैंने बताया कि उसके पास ये पूरा इलाका था, ठीक है। उसने क्या किया, इस हिस्से पर राज करने की सोची, इस जगह को अपना बनाने की, जीतने की कोशिश करी, और उसके यहाँ से 20 से 25 साल उसका वॉर चला, और उसने इस 20 से 25 साल में पूरी अपनी पैसा, फाइनेंशियल, और उसने पूरी आर्मी यहाँ पर लगा दी, जिस वजह से, और उसका पूरा का पूरा ध्यान दिल्ली से वो निकल कर वो कहाँ आ गया, यहाँ की तरफ, साउथ की तरफ आ गया। उसका पूरा का पूरा ध्यान कहाँ था, इस वॉर पर था, ठीक है। तो जब उसका सारा का सारा ध्यान इस वॉर की तरफ था, तो उसके बाद फिर जब मुगल जो औरंगजेब था उसका सारा ध्यान जब इधर था, तो यहां भी और बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, और वो क्या चीजें थी मैं आगे बताता हूं। अब मैं बात कर रहा था कि मैंने आपको बताया कि औरंगजेब ने अपनी सारा पैसा, सारी टेक्नोलॉजी, सारे वेपन्स कहाँ, सो मे वी नेवर बिकेम स्लेव्स ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। उसने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, अपना सारा पैसा, सारी टेक्नोलॉजी, सारे वेपन्स कहाँ लगा दिए, उस मराठा और गोलकोंडा, बीजापुर, उधर जो वॉर हुए 20 से 25 साल, उसने वहां लगा दिए, ठीक है। उसने, या फिर जो उसने पैसा कमाया उसने टेक्नोलॉजी में नहीं लगाया, वेपन्स में नहीं लगाया, नए नए वेपन्स में। अगर वो क्या करता, वो ट्रेडिंग करता, वो पैसा कमाता, ठीक है, वो सारी चीजें करता, और वो क्या करता, अपने मुगल एम्पायर को और ऊंचाइयों तक ले जाने की पूरी कोशिश करता, ठीक है। उसने नहीं किया, उसने उस पैसे को, उस आर्मी को कहाँ लगा दिया, उस वॉर में लगा दिया। उसने अपने वेपन्स नहीं बनाए, उसने वेपन्स बनाने में, उसने टेक्नोलॉजी में, उसने बहुत सारी चीज़ें काम करने में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो अपना सारा पैसा कहाँ लगाते थे, वो अपनी टेक्नोलॉजी पर लगाते थे, अपने नए नए वेपन्स बनाते थे, ठीक है। तो अगर औरंगजेब ऐसा नहीं करता, अगर औरंगजेब अपना पैसा अपनी ग्रोथ में लगाता, अपने एम्पायर को और ऊंचाइयों तक ले जाने में इन्वेस्ट करता, तो शायद हम कभी ब्रिटिशर्स के गुलाम नहीं बनते, ठीक है। उसने अपने लालचीपन की वजह से, उसने अपनी पुअर पॉलिसीज की वजह से, उसने अपने फालतू दिमाग की वजह से कह सकते हैं, उसने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, और उस बुद्धि ना लगाने से उसने अपनी सारी चीज़ें कुछ भी अपग्रेड नहीं किया, अपने एम्पायर को अपग्रेड नहीं किया, अपडेट नहीं किया, और उसने सारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, उस वॉर में इन्वेस्ट कर दिया, जिस वजह से वो फाइनेंशियली वीक हो गया। और फिर ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने देखा कि मुगल एम्पायर कमजोर पड़ गया है, ठीक है, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं, तो हम इस पर राज कर लेते हैं, और इस वजह से हमारा देश जो है वो ब्रिटिशर्स का गुलाम बन चुका था। और अगर वो ऐसी चीजें नहीं करता तो हम ब्रिटिशर्स के गुलाम नहीं होते। अब मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि अपने इंडिया में दूसरा दूसरा रीजन मैं आपको ये बताता हूँ कि अपने इंडिया में जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, भाजपा है, ऐसी पार्टीज हैं। तो सेम उस टाइम पर भी क्या हुआ करता था, उस टाइम भी पार्टीज हुआ करती थी, पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब उस टाइम क्या होता था, जो एम्परर होता था ना, जो बादशाह होता था, उसके अंडर में कुछ पार्टीज हुआ करती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेम वे देर यूज बाय पार्टीज अंडर द एम्परर औरंगजेब। औरंगजेब के अंडर में भी कुछ पार्टीज थी, जैसे कि ईरानी पार्टी, तौरानी पार्टी, हिंदुस्तानी पार्टी, अफगानी पार्टी, ये कुछ पार्टीज हुआ करती थी, ठीक है। तो जब औरंगजेब ने मराठा की तरफ, अपने जो इधर साउथ की तरफ वॉर स्टार्ट किया, तो ये जो पार्टीज थी ना, ये आपस में लड़ना स्टार्ट हो गई, ये आपस में लड़ना स्टार्ट हो गई। और ये लोग क्या, किस बात पर लड़ना स्टार्ट कर दिए कि अगर चलो औरंगजेब तो मर जाएगा उस वॉर में, ठीक है, उसके बाद इस एम्परर का, इस एम्पायर का जो राजा कौन बनेगा, किसका बेटा राजा बनेगा, या राजा कौन बनेगा। तो जब ये लोग आपस में लड़ने लग गए, अब मैंने यहां पर लिखा, व्हेन औरंगजेब वेंट टू फाइट इन द साउथ देन दीज पार्टीज ऑलरेडी स्टार्ट फाइटिंग। मैंने आपको बताया, सॉरी गाइस, दैट व्हेन औरंगजेब डाइज देन द किंग ऑफ विच पार्टी विल, इनका मतलब वही मोटो हो गया कि अब अगर एम्परर, अगर औरंगजेब वहां मर जाएगा उस वॉर में, तो इस एम्पायर को कौन संभालेगा, कौन राजा बनेगा। तो सो दिस बैटल स्टार्ट वीकनिंग द मुगल। और ये सारी, ये जो बैटल्स थे, ये छोटी छोटी चीजें थी, ठीक हो। देखो अगर मैं बात करूं, जैसे कि उसकी पार्टी थी, लड़ाइयां होना उनमें स्टार्ट हो गई, तो कहीं ना कहीं जो मुगल एम्पायर है वो वीक पड़ेगा ना। अगर मैं बात करूं, अब मेरे घर की, आपके घर की, किसी के भी घर की बात करते हैं, अगर भाई बहन है, ठीक है, या फिर मम्मी पापा हैं, या फिर अपने जो घर के फैमिली मेंबर्स होते हैं, अगर ये लोग आपस में लड़ेंगे, तो ऑब्वियसली हमारी जो घर में आपस में जो एकता है हम सबकी, वो स्ट्रेंथ कमजोर होगी। और उसका फायदा कौन लोग उठाएंगे, उसका फायदा उठाएंगे बाहर के लोग, हम लोगों पर हंसेंगे कि यार ये लोग घर में अपने भाई बहन से लड़ते हैं, मम्मी पापा से लड़ते हैं। सेम उसी तरह से क्या हुआ, जब ये इन पार्टीज ने लड़ना स्टार्ट कर दिया आपस में, तो ये सब चीजें किस पर इफेक्ट पड़ने लग गया, इसका इफेक्ट पड़ा उस एम्पायर पे, ठीक है। उस एम्पायर पे लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया, वो लोग सिर्फ इस जिद पर लग गए कि राजा कौन बनेगा, और वो आपस में लड़ने मरने लग गए, ठीक है। तो ये सब चीजें, ये भी एक कारण था जिस वजह से एम्पायर के वीक, एम्पायर जो था मुगल एम्पायर, उसके कमजोर होने का ये कारण था कि ये जो छोटी छोटी पार्टीज थी, ये आपस में इन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया।
और पहला रीजन मैंने आपको बताया क्या, औरंगजेब ने सारा पैसा कहां लगा दिया, उस वॉर में, और उसने अपनी टेक्नोलॉजी पर, अपने वेपन्स पर इन्वेस्ट नहीं किया, और जिस वजह से उसके पास कोई नई चीज नहीं थी। ठीक है, पहला एक ये रीजन था जिस वजह से उसका एम्पायर एज अ स्ट्रेंथ, एज अ आर्मी वीक पड़ा। उसने अपनी आर्मी, अपना पैसा सिर्फ वॉर में लगा दिया और उसके पास कुछ नहीं बचा। दूसरा रीजन मैंने आपको ये बताया कि ये जो पार्टीज थी, ये वाली जो पार्टीज, ये आपस में लड़ने लग गई। ठीक है, और जब फैमिली में ही लड़ाई होने लग जाती है तो बाहर वाले फायदा उठाते ही हैं। तो जब इंटरनली ये जो एम्पायर की खुद की पार्टीज लड़ने लग गई इस रीजन से कि राजा कौन बनेगा, और वो आपस में लड़ने मरने लग गए, तो भी इस वजह से भी ये भी एक रीजन था उस एम्पायर का वीक पड़ने का। दो रीजन हुए। तीसरी मैं बात करता हूं। देखो तीसरा रीजन यहां पर क्या था, तीसरा रीजन ये था, मैंने आपको बताया ये 6 राजा के नाम लिए थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, अगर मैं बाबर, तो चलो बाबर ने तो एम्पायर खड़ा किया था, अगर मैं बाकी के राजाओं की बात करूं तो ये जो राजा थे ना, ये सेक्युलर राजा थे। सेक्युलर का राजा मतलब कि ये हर धर्म का सम्मान करते थे, हर धर्म की बराबर सुनते थे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती थी ऐसा भेदभाव नहीं करते थे धर्म के आधार पर। ठीक है, लेकिन जो औरंगजेब था ना, ये एक टिपिकल मुस्लिम था, ये इस्लाम धर्म को सबसे ज्यादा दर्जा देता था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू औरंगजेब इफ डोंट फॉलो, अगर उसका, और फिर जब ये टिपिकल मुस्लिम था, ये इस्लाम को दर्जा सबसे ऊपर देता था, तो ये क्या करता था, जो अदर धर्म के लोग होते थे, चाहे हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई जो भी हुआ करते थे, उन धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करता था, उनके मंदिर, मस्जिद तोड़वा दे, सॉरी मस्जिद तो नहीं, मंदिर या फिर जो चर्च थे वो तोड़वा देता था, या इस्लाम की बातें ज्यादा सुनता था, उन लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं सुनता था। तो औरंगजेब के लिए ना कहीं इस्लाम धर्म सबसे ऊपर था। ठीक है, और जो लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे, यहां पर लिखा है अकॉर्डिंग टू औरंगजेब इफ डोंट फॉलो इस्लाम, अगर जो लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे, जो लोग अदर धर्म के थे, उन लोगों को एक टैक्स पे करना पड़ता था, उस टैक्स का नाम था जिजिया। ठीक है, तो जो लोग औरंगजेब की बातों को, औरंगजेब के इस्लाम धर्म को जो प्रायोरिटी देता था, ठीक है, वो लोग तो ठीक थे, लेकिन जो लोग इस धर्म को, इस इस्लाम धर्म को नहीं फॉलो करते थे, वो लोगों को एक टैक्स देना पड़ता था, उस टैक्स का नाम था जिजिया, याद रख लेना। ठीक है, और ये देखो, जब आपकी और धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करो, ये जैसे मान लो मेरे मोहल्ले में सभी धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, और लेकिन मैं उस मोहल्ले का राजा हूं, और मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूं कि अगर मैं इस्लाम धर्म की प्रायोरिटी देता हूं, उन लोगों की बातें सुनता हूं, उन लोगों की प्रॉब्लम सुनता हूं, उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता हूं, और मैं और धर्म के और लोगों पे ध्यान ना दूं, तो जो लोग हमारे सोसाइटी, देखो एकता में बहुत ताकत होती है, जो अदर धर्म में वो सारे एक साथ हो गए, उन्होंने वो सारी चीजें, उन लोगों की मेंटेलिटी पे एक इफेक्ट पड़ा, एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा कि हमारे देश का, हमारे इस एम्पायर का राजा ऐसी चीजें करता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं वो, देखो एक सपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, तो उन लोगों ने भी अपने राजा या अपने जो बादशाह हैं, अपने जो किंग हैं, उन लोगों पर उनका उनका सम्मान करना, उनकी चीजों पर ध्यान देना बंद कर दिया। ठीक है, वो लोग बहुत नाराज रहते थे, उनकी मेंटालिटी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। तो ये कारण था कि उसके मुगल एम्पायर के वीक पड़ने का। ठीक है, कि वो इस्लाम धर्म को प्रायोरिटी देता था, अदर धर्म के लोगों को पे प्रायोरिटी नहीं देता था, इज्जत नहीं देता था, उनके धर्म का सम्मान नहीं करता था, और इस वजह से एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा उसके वहां के जो भी क्या बोलते हैं, गांव राजा के नीचे जो होते हैं प्रजा, ठीक है, उन प्रजा के ऊपर एक मेंटेलिटी में नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, जिस वजह से उसके एम्पायर का वीक होने का थर्ड रीजन था। ठीक है, तो ये क्या किया, दिस क्रिएटेड नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिविटी इन द एम्पायर पीपल, और दिस रिप्रेजेंट दैट दिस मुगल एम्पायर नॉट सेम लाइक दैट एज बिफोर, और उसका जो एम्पायर था वो उस तरह का नहीं रह गया जो कि हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां राजाओं ने चलाया था, उस राज्य को जैसे संभाला था। ठीक है, उस टाइम जैसी चीजें थी वैसी चीजें नहीं रही उसके एम्पायर में। और औरंगजेब ने ये भी किया, हिंदू टेम्पल्स भी तोड़े थे। तो ये बहुत सारे रीजंस थे, ये तीसरा ऐसा रीजन था जिस वजह से औरंगजेब का जो एम्पायर था वो वीक हुआ। चौथा रीजन मैं आपको बता रहा हूं, लैक ऑफ सक्सेशन पॉलिसी का मतलब। लैक ऑफ सक्सेशन पॉलिसी का मतलब यहां पर यह है कि शाहजहां के 2 बेटे थे, दारा सिको, मतलब 4 बेटे थे एक्चुअली, बट मैं यहां 2 बेटों की बात कर रहा हूं, दारा सिको और औरंगजेब। ठीक है, ये जैसे मतलब ये दोनों बेटे भी ना आपस में लड़ने लग गए, ये दोनों बेटे भी आपस में लड़ने लग गए, दे फाइट विद ईच अदर फॉर दैट एम्पायर, और ये दोनों भी लड़ने लग गए कि भाई एम्पायर मुझे मिलना चाहिए, मैं इसका राजा बनूंगा। ठीक है, तो जब ये दोनों भाई भाई भी आपस में लड़ने लग गए, ठीक है, तो इस वजह से भी लोगों की मेंटेलिटी पे इफेक्ट पड़ा, लोगों ने सोचा कि ये जो भाई भाई हैं ये भी आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, तो कैसे एम्पायर चलेगा।
ठीक है। तो ये दोनों बेटे आपस में लड़ने लगे इस एम्पायर को संभालने के लिए, यानी कि फैमिली वॉर स्टार्ट हुआ, और ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा था वहां एम्पायर के जो लोग थे, वहां की जो प्रजा थी उनके दिमाग पर। ठीक है, क्योंकि शाहजहां तो मर गए, अब डिसाइड कौन करेगा राजा कौन बनेगा, तो वो आपस में लड़ने लग गए, और ये भी एक नेगेटिविटी क्रिएट करी उनके एम्पायर के लोगों में, वहां की प्रजा के लिए। ठीक है। आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, नादिर शाह एंड अहमद, अब मैं बात कर रहा हूं, देखो मैंने आपको बताया था ये वाला पूरा जो इलाका है ये किसके अंडर में था, ये पूरा मुगल एम्पायर था। ठीक है, ये वाला मैंने आपको बताया मराठा, ठीक है, गोलकोंडा, फिर मैंने आपको बताया था बीजापुर, ठीक है, ट्रैंकोबार, मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। औरंगजेब ये जगह जीतना चाहता था, उसने यहाँ पर वॉर किया 20 से 25 साल, ठीक है, और वॉर किया, उसके बाद 20 से 25 साल उसने पूरी पूरी आर्मी, पूरा पैसा, सब कुछ लगा दिया। वो अपना दिल्ली एम्पायर, एक सेकेंड, वो अपना ये दिल्ली एम्पायर छोड़कर, यानी कि मुगल एम्पायर जो बना था, दिल्ली एम्पायर छोड़कर, और वो कहाँ आ गया, इधर की तरफ, नीचे की तरफ, और वो उसका पूरा का पूरा ध्यान इस इलाके पर था, इसको जीतने के इलाके पर था। तो जब लोगों ने देखा, आसपास के लोगों ने, कि जब राजा जो है इस एम्पायर का वो इधर है, तो लोगों ने क्या किया, अगर मान लो आपके घर पे बहुत पैसा है, ठीक है, और आप कहीं बाहर चले जाते हो, ठीक है, तो अगर आप कहीं बाहर चले जाते हो तो आपके पीछे से चोर चोरी करने तो आएंगे ही। ठीक है, सेम उसी तरह से आपने ये दिल्ली एम्पायर बनाया, उसके बाद आप चले गए दूसरी जगह को जीतने, आपका सारा ध्यान उस वॉर की तरफ था। तो जो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, ये दो राजा थे ना, इन्होंने इस तरफ से इस एम्पायर पर अटैक किया, नॉर्थ वेस्ट साइड। देखो ये तो नॉर्थ था, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और ये साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट की साउथ की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से इन राजाओं ने अटैक किया। ठीक है, अगर आप बात करोगे इस जगह की, इधर बे ऑफ बंगाल आ जाता है, इधर अरेबियन सी आ जाता है, इधर इंडियन ओशियन आ जाता है, तो यहां से तो कोई अटैक करेगा नहीं, क्योंकि देखो ये वाला जो इलाका है ना, ये उस टाइम की, मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ 1600 1500 1600 ईयर की बात कर रहा हूँ, सन की, उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि लोग इस जगह से अटैक कर सकें। ठीक है, तो यहाँ ये पानी के रास्ते से, तो ऐसे किसी राजा के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो कोई अटैक कर सके। और मैं बात कर रहा हूँ इधर की, तो इधर हिमालयाज थे अपने। ठीक है, तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो लोग पहाड़ चढ़ के, बहुत हिमालय पर्वत पार करके अटैक करने आए, तो बचा था ये वाला इलाका। इधर से नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया और इन मुगल एम्पायर पर, ठीक है, और इसको ब्रेक किया, लूटने आए। ठीक है, सॉरी, तो मैंने बताया औरंगजेब की जैसे ही डेथ हुई, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने, दोनों ने अटैक किया नॉर्थ वेस्ट की साइड से, एंड फ्रॉम साउथ मराठा। और जब, अब मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, एक सेकेंड, ठीक है, तो इधर से तो इन्होंने अटैक किया, इधर से ये मराठास गोलकोंडा वाले इन लोगों ने अटैक किया। ठीक है, तो अब आप मुझे, और फिर ऊपर से ये आए यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो आए थे, उन्होंने भी अटैक किया। तो औरंगजेब की जैसे ही डेथ हुई, उसके बाद इन राजाओं ने अटैक किया मुगल एम्पायर पे। इधर से मराठास, गोलकोंडा एम्पायर, ये जो थे, इन लोगों ने, बीजापुर एम्पायर, इन्होंने इधर से अटैक किया, और इधर ये ब्रिटिशर्स भी थे। तो तीनों ने मिलकर इस मुगल एम्पायर पे अटैक किया, और ये जो राजा थे औरंगजेब के बाद के, वो इतने वीक थे, वो नहीं संभाल सके, और इस तरह से मुगल एम्पायर के जो टुकड़े हो गए। तो इफ़ वी टॉक अबाउट अदर किंग्स, मतलब वो लोग बहुत कमज़ोर थे, उनके पास क्वालिटी नहीं थी और राजाओं की तरह, औरंगजेब की तरह, उस एम्पायर को संभालने की, और इस वजह से उस एम्पायर के टुकड़े हो गए। ठीक है, अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि 1707 में औरंगजेब मर गया, और उसके सन बहादुर शाह इज द किंग ऑफ एम्परर। ठीक है, तो जो औरंगजेब की जब डेथ हो गई, तो वहां के सन बेटे, उस औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह उस एम्पायर के राजा बने थे। ठीक है, और अगर मैं 1707 में, अब आप एक और रीजन देखो मुगल एम्पायर खत्म होने का, अगर 1707 में 50 साल और जोड़ देते हैं तो 1757 हुआ। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि इन 50 साल जो ऐड किए ना,
उनमें 9 राजा चेंज हो चुके थे, 9 रूलर्स चेंज हो चुके थे। उस मुगल एम्पायर को चलाने के लिए 9 राजा बदल चुके थे, क्योंकि जो पहले के राजा थे ना, बादशाह जो ये वाले जो राजा थे बादशाह, ये लोग कम से कम मुगल एम्पायर पे 40 से 50 साल राज किया। एक एक राजा ने 40 से 50 साल राज किया। लेकिन आप औरंगजेब की डेथ हो जाने के बाद आप यहां पर ये देखो कि इन 50 साल में ही 9 राजा चेंज हो चुके। तो आप देख सकते हो कि मुगल एम्पायर कितना वीक हो चुका था। 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया सबसे पहले, फिर आफ्टर 1739 के बाद अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया, और 1761-1765 की तरफ मराठाज ने अटैक किया। मतलब आप देखो, ऑल रूलर्स वीक, सो ऑन मुगल एम्पायर फर्स्ट नादिर शाह, अहमद शाह और अब्दाली, देन मराठाज। मतलब नादिर शाह, अहमद शाह और मराठाज, इन तीनों ने अटैक किया तीनों तरफ से, दोनों तरफ से। और उसके ब्रिटिशर्स भी थे, उन्होंने भी इस चीज का फायदा उठाया। और आफ्टर औरंगजेब ऑल दीज किंग्स ऑफ मुगल एम्पायर कॉल्ड। और फिर जब औरंगजेब मर गया तो उसके बाद जब ये सारी चीजें हुई तो उसके बाद जो और राजा रहे मुगल एम्पायर के, उनको कहा जाने लगा लेटर मुगल्स। तो कितने सारे रीजंस मैंने आपको बताए, ये लेटर मुगल्स कहने लगे। तो कितने सारे रीजंस मैंने आपको बताए, अब मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूं वापस से कि क्या कौन कौन, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि मुगल एम्पायर के खत्म होने के पीछे क्या क्या कारण रहे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब औरंगजेब ने वॉर किया साउथ के इलाके में, ठीक है, तब उसने अपना सारा पैसा, सारी आर्मी इन्वेस्ट कर दी 20 से 25 साल उस वॉर में, जिस वजह से वो फाइनेंशियली और एज अ आर्मी वीक पड़ गया, क्योंकि उसने वो पैसा अपने एम्पायर को डेवलप करने में, ग्रोथ करने में, वेपन्स को, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में नहीं लगाए, ठीक है, जिस वजह से वो फाइनेंशियली वीक हुआ और कमजोर हो गई उसकी आर्मी। पहला रीजन ये रहा। दूसरा रीजन मैंने आपको यहां पर यह बताया कि उसकी जो पार्टीज थी, जब वो वॉर कर रहा था तो वहां की उसकी जो नीचे पार्टीज थी, ईरानी पार्टी, तुरानी पार्टी, हिंदुस्तानी पार्टी, अफगानी पार्टी, ये जो पार्टीज थी ये आपस में लड़ने लग गई, ठीक है। अंदर की जो छोटी छोटी पार्टीज थी वो आपस में लड़ने लग गई कि भाई राजा हम बनेंगे औरंगजेब की डेथ हो जाने के बाद। तो दूसरा रीजन ये रहा। तीसरा रीजन कि वो एक टिपिकल मुस्लिम था, वो इस्लाम धर्म को प्रायोरिटी देता था और धर्म की इज्जत नहीं करता था, जिसका इम्पैक्ट वहाँ की प्रजा पर पड़ता था, एक नेगेटिव इफेक्ट, और जिस वजह से भी उसका एनवायरनमेंट, वहाँ का उस एम्पायर का एनवायरनमेंट, उस वहाँ की नेगेटिविटी काफ़ी बढ़ गई और वो चीज़ें वीक पड़ने लग गई। चौथा रीजन मैंने बताया कि जो शाहजहां की जब डेथ हो गई तो वहाँ जो औरंगजेब और दारा शिकोह, ये जो दो बेटे थे, ये आपस में लड़ने लग गए उस एम्पायर के राजा बनने के लिए। तो यहाँ पर एक फैमिली वॉर भी हुआ कि हम लड़ेंगे, हम जीते, हम बनेंगे, हम बनेंगे, ठीक है। और चौथा मैंने आपको यहां पर देखो दो कितने बताए, पहला स्ट्रेंथ उसकी कमजोर पड़ी, दूसरा मैंने बताया पार्टीज आपस में लड़ने लग गई, ठीक है, तीसरा मैंने बताया उसका ये जो इस्लामिक धर्म का होना, ठीक है, चौथा मैंने बताया फैमिली वॉर, ठीक है, पांचवा मैंने बताया कि जो नादिर शाह, और जब औरंगजेब की डेथ हो गई उसके बाद नादिर शाह और अहमद शाह और मराठास, इन सब ने अटैक किया, ब्रिटिशर्स भी थे, तो इनका भी आप उस मुगल एम्पायर पे अटैक करना। और उसके बाद इन 50 सालों में 9 बार राजा चेंज हो गए और वो एम्पायर को नहीं संभाल पाए, नहीं चला पा रहे थे। तो कम से कम 5 से 6 रीजन ऐसे थे जो सॉलिड थे, ठीक है, जो कि उसकी प्रजा पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे थे। उसकी आर्मी वीक हो चुकी थी, वो फाइनेंशियली वीक हो चुके थे, वो फैमिली वॉर करने लग गए थे, आपस में भाई भाई लड़ने लग गए थे कि हम बनेंगे, हम बनेंगे। तो इतने सारे मैनी रीजंस थे। उसके बाद मराठाज, नादिर शाह और क्या बोलते हैं अहमद शाह, इन राजाओं ने भी पीछे से अटैक किया नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, ठीक है, ब्रिटिशर्स भी थे, उन्होंने भी इस चीज का फायदा उठाया। तो ये सारे कम से कम 5 से 6 रीजंस ऐसे थे, ठीक है, जिस वजह से इस मुगल एम्पायर के टुकड़े हुए और ब्रिटिशर्स ने राज किया और मुगल एम्पायर का एंड हो गया औरंगजेब के साथ ही साथ, ठीक है। यही था अपने आज के इस वीडियो में कि मुगल एम्पायर का डिक्लिनेशन कैसे हुआ, क्या रीजंस रहे, ठीक है। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप नोट्स देखो साथ के साथ बनाते रहना, जिससे आपको ईजी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और हाँ, जो चीज़ें गाइज मैंने आपको स्टार्टिंग बताई हैं वो डेफिनेटली फॉलो करो, क्योंकि आपको IAS बनना है। छोटी मोटी कोई पटवारी या कोई चपरासी की नौकरी नहीं है, तो आप खुद से मेहनत करो, खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 4 बजे फिर, और रोज़ के रोज़ अपडेट रहिएगा। बेल आइकन दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो रोज़ 4 बजे आपको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।